तस्वीरें मुंबई के होटल ग्रैंड हयात की आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। आप बता दें कि आज शाम 7 बजे आपसे थोड़ी देर बाद 162 अरकान असेंबली की परेड यहां कराई जाएगी और ये पूरी कवायद महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर चल रही है। होटल हयात पहुंच रहे हैं एक एक करके तमाम अरकान असेंबली, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के तमाम अरकान असेंबली यहां एक एक कर पहुंच रहे हैं। शाम 7 बजे 162 अरकान असेंबली जिनकी बात की है शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने कि 162 अरकान असेंबली हमारे साथ है, उनकी परेड कराई जानी है। तो होटल ग्रैंड हयात की तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर आप। तो अहम तस्वीरें मुंबई से इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। होटल ग्रैंड हयात की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। एक एक करके 162 अरकान असेंबली आप पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद शाम 7 बजे 162 एमएलएस की परेड यहां कराई जाएगी। ये वो 162 एमएलएस की बात हो रही है जिनका जिक्र एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने किया है कि अक्सरियत के लिए उनके पास मुकम्मल नंबर मौजूद हैं और 162 अरकान असेंबली उनके साथ हैं। होटल हयात की तस्वीरें हैं। ग्रैंड हयात होटल में शरद पवार भी पहुंच गए हैं, सुप्रिया सुले उनके साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से मुसलसल हुकूमत साजी को लेकर ज़बरदस्त बहरान चल रहा है महाराष्ट्र रियासत में। और तस्वीरें इस वक्त मुंबई के होटल ग्रैंड हयात की देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद शाम 7 बजे एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के अरकान असेंबली की परेड यहाँ कराई जानी है। शनिचर को अचानक से सुबह देवेंद्र फडणवीस ने वजीर आला ओहदे का हलफ लिया था और अजीत पवार ने नायब वजीर आला ओहदे का हलफ लिया था। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने हलफ बर्दारी करवाई थी और उसके बाद एक खत सौंपा गया था, हिमायत का खत अजीत पवार की जानिब से कि 54 एमएलए एनसीपी के उनके साथ है। आपको बता दें कि उस वक्त तक एनसीपी लेजिस्लेचर के लीडर थे अजीत पवार, लेकिन उसके बाद तेजी से चीजें बदली। शरद पवार ने ये वाजे किया कि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, अजीत पवार ने उन्हें धोखा दिया है और अब शरद पवार का कहना है कि उन्होंने अपने एमएलए वापस बुला लिए हैं। अजीत पवार के पास एमएलए नहीं है एनसीपी के। तस्वीरें इस वक्त मुंबई की आप देख रहे हैं होटल ग्रैंड हयात के। शरद पवार यहाँ पहुंच गए हैं, सुप्रिया सुले भी यहाँ पहुंच गई हैं। शाम 7 बजे 162 अरकान असेंबली की परेड यहां होनी है। बहुत तेजी से महाराष्ट्र में सियासी बहरान अलग अलग मरहले तय कर रहा है। सरकार बनाने की कवायद में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस और अजीत पवार तमाम लोगों ने दिन रात एक किए हुए हैं। तस्वीरें मुंबई की देख रहे हैं आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। इस बीच एक बड़ी खबर आज ये भी आई थी कि अजीत पवार को 70,000 करोड़ के इरिगेशन घोटाले से क्लीन चिट मिल गई है महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से। तो अहम अपडेट आपको महाराष्ट्र के हवाले से हम दे रहे हैं। तो महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। इस बीच कई और उतार चढ़ाव देखने को मिले थे आज महाराष्ट्र की सियासत में। एनसीपी की जानिब से अजीत पवार को मनाने की भी कोशिश की गई। आज एनसीपी लीडर छगन भुजबल समेत कई लीडर अजीत पवार से मुलाकात करने पहुंचे, उन्हें मनाने की भी कोशिश की, लेकिन अजीत पवार को मनाने में नाकाम रहे। एक लंबी मुलाकात के बाद छगन भुजबल बाहर निकले तो अजीत पवार भी विधानसभा से, असेंबली से सीधे अपने घर के लिए रवाना हो गए। हमारे नुमाइंदा आसिफ इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। आसिफ, महाराष्ट्र में सियासी बहरान पल पल रंग बदल रहा है।
पल में तोला पल में माशा हो रहे हैं तमाम फरीकैन। आज से फिलहाल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को मुंबई के होटल ग्रैंड हयात की 162 अरकान असेंबली जिनका दावा किया है कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने कि 162 हमारे साथ हैं, यानी कि अक्सरियत हमारे साथ है। वो एक एक करके इस होटल में पहुंच रहे हैं। क्या सूरत हाल है अभी आसिफ, और कितना दिलचस्प होने जा रहा है ये मंजर? आसिफ, आप सुन सकते हैं हमें? वापस राब्ता करेंगे अपने नुमाइंदे से। फिलहाल ये तस्वीरें होटल ग्रैंड हयात की आप देख रहे हैं। शाम 7 बजे के करीब 162 अरकान असेंबली की परेड होनी है। ये वो एमएलएज हैं जिनका दावा किया है कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने कि ये हमारे साथ हैं। इस नंबर के हिसाब से अक्सरियत उनके साथ है, लेकिन तमाम दावपेच चले जा रहे हैं दोनों जानिब से। इधर बीजेपी और अजीत पवार भी पूरी कोशिश में है, वो भी अपने अपने दावे कर रहे हैं। आशिफ इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आशिफ, मुंबई के होटल ग्रैंड हयात की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त अपने नाजरीन को। एक एक करके अरकान असेंबली यहाँ पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना इन्होंने दावा किया है जिन 162 एमएलएज का, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। शाम 7 बजे परेड होगी। क्या सूरत हाल है आसिफ, और अभी कितनी तस्वीरें देखने को मिलेंगी महाराष्ट्र की सियासी तौर पर हमें? लेकिन उल्टा मैं आपको बताऊं कि सुबह 10:30 बजे का वक्त तय किया गया है और वो वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने का वक्त है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ये परेड दिखाकर ये बताना चाहती है कि देखिए हमारे पास अधिकार है, हमारे पास तमाम विधायक मौजूद है, हम चाहें तो अब तुरंत असेंबली में अपने बहुमत साबित कर सकते हैं और इसलिए हमें मौका मिलना चाहिए, न कि बीजेपी को मौका दिया गया। और अब उसकी जो लड़ाई कल सुबह जो उसका फैसला आना है उससे पहले ये स्पेशल टैक्टिक्स भी कह सकती है, एक मैसेज कन्वे करने की एक बात है। पूरे मुल्क को ये बताना चाहते हैं ये लोग कि देखिए किस तरीके से हमारे पास तमाम विधायकों का समर्थन मौजूद है, बल्कि जितना विधायक चाहिए बहुमत के लिए उससे अधिक का आंकड़ा हमारे पास मौजूद है। उसके बावजूद हमें सरकार बनाने के लिए न्योता नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए वो चाहते हैं, इसलिए बार बार वो चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट हो। इसलिए आज ही जब जिस तरह से उनके वकील मनीष विशेष या फिर कपिल सिब्बल ने दोनों लोगों ने ये मांग रखी कि पहले जितना जल्दी हो सके फ्लोर टेस्ट कराया जाए। और क्योंकि बार बार ये सवाल के पास समर्थकों का विधायक समर्थकों की चिट्ठी उसके पास मौजूद है, उन्होंने वो चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी जिसके आधार पर राज्यपाल ने बीजेपी को सजाने के लिए न्योता दिया था। तो अब कहीं ना कहीं समझिए कि ये प्रेशर बहुत ज्यादा है और उसी प्रेशर को ही रिलीज करने के लिए कह लीजिए कि शरद पवार की रणनीति है कि अभी तमाम अपने विधायकों को मीडिया के सामने परेड कराया जाए। क्योंकि आप साफ समझिए कि न राज्यपाल भवन ये लोग जा रहे हैं, न सिर्फ कहीं भगत सिंह कोश्यारी इनके पास आ रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल इनके पास नहीं आ रहे हैं। तो ये जो भी परेड हो रही है वो मीडिया के लिए परेड हो रही है, न्यूज तक ये मैसेज कन्वे करने के लिए परेड हो रही है कि हम समर्थक जितने हमको चाहिए सरकार आने के लिए उससे ज्यादा विधायकों का समर्थन हमारे पास मौजूद है। उनका आसिफ, तो अभी कौन कौन यहाँ पहुंच गया है इस होटल में? देखिए मैं आपको बताऊं, शरद पवार और सुप्रिया सुले सबसे पहले पहुंचे हैं और वो लोग सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। अब कुछ देर के अंदर उद्धव ठाकरे पहुंचने वाले हैं और बाला साहब थोराट जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपने तमाम विधायकों को लेकर पहुंचेंगे और एक बस भी आ चुकी है। तो मतलब साफ है कि अब विधायकों का आना भी शुरू हो चुका है और जिस तरीके से शरद पवार ने पूरे मसले पर लीड लिया हुआ है और सवाल भी शरद पवार पे ही खड़े हो रहे हैं, इसलिए शरद पवार ही अपनी चीजों को आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से उनके ऊपर सवाल खड़े हुए, क्योंकि उनके भतीजे ने ही अभी तक ये तमाम रणनीति के सेंटर ऑफ पॉइंट जो रहे हैं वो अजीत पवार है। क्योंकि बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अजीत पवार, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार बिना शरद पवार मर्जी कोई काम नहीं करते हैं। उन्होंने जो सुबह ट्वीट भी किया है तो उसमें भी साफ तौर पर कहा कि हमारे नेता शरद पवार है। तो ये इस तरह की जो दोहरी नीति है उसको उसमें एक अपनी रणनीति अपनाते हुए शरद पवार चाहते हैं कि चीजें क्लियर हो और ये सबको मालूम हो सके कि शरद पवार की इसमें कहीं कोई भूमिका नहीं है बीजेपी और अजीत पवार के सरकार बनाने के पीछे। इसीलिए शरद पवार इसकी रणनीति अपना रहे हैं और तमाम बातें बहुत क्लियर करना चाहते हैं। आज दोपहर में जब उनसे ये पूछा गया शरद पवार से कि आपने अजीत पवार को निकाला क्यों नहीं पार्टी से, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये संयुक्त डिसीजन होता है, ये पार्टी का निर्णय होता है। लेकिन एक तरफ शरद पवार अपने तमाम विधायकों की परेड कराना चाहते हैं। तो मतलब आप साफ समझिए कहीं न कहीं से शिवसेना और कांग्रेस के साथ जो कमिटमेंट उनका है, जो पहले दिन से दिख रहा है, उसको वो बरकरार रखना चाहते हैं। संजय राउत ने इसकी सबसे पहले जानकारी दी थी कि 162 विधायक हमारे साथ हैं, जिसको भी देखना है वो 7 बजे इस होटल में पहुंच जाए। तो आप साफ समझिए कि उन चीजों की रणनीति के तहत ये फैसला लिया जा रहा है और ये दिखाने की कोशिश होगी कि देखिए हमारे पास जितने समर्थक जितने विधायक
मुफीद 145, उससे ज्यादा विधायक हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमें सरकार आने के लिए इन्विटेशन नहीं दिया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में कल सुबह 7 बजे फैसला आना है मुमताज, उसको लेकर भी ये प्रेशर हो सकता है, ये बताने की कोशिश हो सकती है कि देखिए हमारे पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन बशर्ते हमें मौका न देकर जो दूसरे लोग हैं जिनके पास समर्थक नहीं है उन्हें मौका दिया जा रहा है, इस बेस पर कि उनके पास एक खत पड़ा हुआ है, एक पत्र पड़ा हुआ है जिसमें समर्थकों के होने की बात की जा रही है। बार बार अजीत पवार के बारे में कहा जा रहा है कि अजीत पवार ने अपनी जो लेटर दी है उसमें कहा, सभी ने भी इस बात को सील कितने लोग आ रहे हैं, कितने विधायक कुल मिलाकर हैं? सभी 162 आएंगे। कोई टेंशन नहीं, कांग्रेस की सरकार बनी, कोई टेंशन नहीं। शुक्रिया आशिफ आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस खबर पर, बहुत शुक्रिया आपका। होटल ग्रैंड हयात की तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई से इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। 162 अरकान असेंबली यहां पहुंचने वाले हैं। अभी तक की खबरों के मुताबिक शाम 7 बजे परेड कराई जाएगी इनकी, और एक तरह से ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना जो कह रहे हैं कि 162 एमएलए हमारे साथ हैं और अक्सरियत हमारे साथ है और हुकूमत साजी का अमल हम ही अंजाम देंगे, तो वो साबित करने की कोशिश की जाएगी आज इस परेड के जरिए। फिर थोड़ी देर बाद ही परेड होगी। मुंबई के होटल ग्रैंड हयात की तस्वीरें देख रहे हैं आप। आज कोशिश भी की गई, छगन भुजबल एनसीपी लीडर पहुंचे थे अजीत पवार को मनाने के लिए भी, लेकिन कोई बात नहीं बनी थी। हालांकि एनसीपी की जानिब से बार बार ही कहा जा रहा है कि अजीत पवार अक्सरियत साबित नहीं करवा पाएंगे, लिहाजा वो चाहते हैं कि अजीत वापस आ जाएं पार्टी में और परिवार और पार्टी टूटने से बच जाए। चलिए रुक करेंगे जम्मू और कश्मीर की अहम खबरों का। बौखलाए दहशतगर्द लोगों को डराने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जी हाँ, ये अहम खबर हम आपको जम्मू और कश्मीर रियासत से बता रहे हैं। बौखलाए दहशतगर्द लोगों को डराने का, धमकाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस भी उन्हें उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देने। बारामूला में ग्रेनेड हमले की साजिश कर रहे एक दहशतगर्द को सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। दहशतगर्द बारामूला इलाके में चल रही एसपीओ रिक्रूटमेंट को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। इसकी भनक लगते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। दहशतगर्द ग्रेनेड हमला करने की फिराक में थे। पकड़े गए दहशतगर्द से पूछताछ चल रही है। इस साजिश के पीछे किस दहशतगर्दाना तंजीम का हाथ है और कितने दहशतगर्दों को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, इन सभी पहलुओं को लेकर पूछताछ की जा रही है। वाज़ेह रहे कि एसपीओ रिक्रूटमेंट को लेकर कसीर तादाद में नौजवान अर्जी लेकर सेंटर पर पहुंचे थे। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे नौजवान एसपीओ बनने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। दहशतगर्दों की धमकियों के बावजूद कारोबारी और दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे हैं, जिससे बाजारें खुल रही हैं। बारामूला में भी कारोबारी इदारे खुल रहे थे, जो दहशतगर्दों से देखा नहीं जा रहा था। वो लगातार आम लोगों को धमकी दे रहे हैं और दुकानों को आग के हवाले करने की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्दों की कोशिश है कि नौजवान रोजगार न कर सकें, दुकानदार कारोबार न कर सकें और आम कश्मीरी पहले की ही तरह अलहदगी पसंदों और दहशतगर्दों के हाथों की कठपुतली बने रहें। लेकिन हिंदुस्तानी फौज इन दहशतगर्दों को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जम्मू कश्मीर में अब दहशतगर्दों की खैर नहीं। पैरा कमांडोज, नेवी की मार्कोस और गरुड़ कमांडोज मिलकर दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। तीनों सेनाओं को जॉइंटनेस के लिए कुछ कदम उठाए थे और उनमें एक कदम था एक नई कमांड रेस करना, जिसका नाम था स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। इस कमांड के तहत तीनों सेनाओं के जो स्पेशल फोर्सेस थे, जिन्हें हम पैरा कमांडोज भी कहते हैं, उनको एकत्रित करके ट्रेनिंग दी जानी थी और उनकी एम्प्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट जो है वो डिसाइड की जानी थी। ये पैरा कमांडोज जो हैं ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स मानी जाती हैं और इन्हें खासकर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में
टैक्टिकल रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। श्रीनगर या कश्मीर में यही एक्सपेरिमेंट जो किया जा रहा है, तीनों सेनाओं के जो पैरा कमांडोज हैं, जिन्हें हम आर्मी में SF कहते हैं, मॉर्कस कहते हैं नेवी में, और गरुड़ कहते हैं एयरफोर्स में, है तो तीनों जो एक स्पेशल फोर्सेस के सैनिक हैं। आर्मड फोर्स स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन, जिसमें वायुसेना, थल सेना और जल सेना के कमांडोज शामिल होंगे, और ये यहाँ पे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस के भाग लेंगे। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसमें ख़ास तौर पर जो प्रॉपर्टी डैमेज होती थी इससे पहले एनकाउंटर्स के दौरान, आप लोगों को मतलब इसका खिमियाजा उठाना पड़ेगा, उससे इसमें काफ़ी राहत मिल सकती है, और जो मिलिटेंट ऑपरेशंस हैं उनमें काफ़ी इसमें मदद मिल सकती हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं जो मिलिटेंसी का ग्राफ है, जो मिलिटेंट्स की गतिविधियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। एपिसोड में बर्री फौज की पैरा कमांडोज, बहरिया की मार्कोस और हवाई फौज की गरुड़ कमांडोज को शामिल किया गया है। स्पेशल फोर्सेस को श्रीनगर और इसके आसपास के इलाकों में ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी जाएगी। हवाई फौज की गरुड़ कमांडोज पहले कश्मीर के हाजिन इलाके में तैनात है, जबकि मार्कोस लोलाब समेत कई इलाकों में पहले भी कई बार ऑपरेशन कर चुकी है। NSG की एंटी टेरर 51 SAG की टीम 1 साल से ज्यादा से वादी में मौजूद है, जिसे अब तक वादी में किसी भी एंटी टेरर ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं किया गया है। 51 SAG NSG की एंटी टेरर की फोर्स है, जिसके तकरीबन 100 कमांडोज कश्मीर में तैनात किए गए हैं। ये कमांडोज पेनिट्रेशन रडार के साथ साथ खतरनाक हथियारों से लैस हैं, जिसमें तकरीबन 30 स्नाइपर्स भी शामिल है। वादी में तैनात ये स्पेशल फोर्स एक मेजर जनरल की क़यादत में ऑपरेशन करेगा। ऐसे में इस ग्रुप में जो वायुसेना, थल सेना के जो कमांडोज हैं वो इसमें भाग लेंगे, और जो बताया जा रहा है कि ये भी खबर है कि जो सेना है वो एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही हैं, जो मिलिटेंटों के खिलाफ किया जा रहा है, और इस ग्रुप का क़याम इसी अमल में लाया गया है। वही इस बारे में ये भी बताया जा रहा है कि इसमें ख़ास तौर पर कई तरह की विशेषताएं हैं, और ये जो कमांडोज होंगे ये आधुनिक तकनीक से लैस होंगे, जो मिलिटेंसी के दौरान अपने जो काम है वो सही ढंग से अंजाम देंगे, और इनको किसी तरह की किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये देखने वाली बात होगी जब ये जो ऑपरेशन एंटी मिलिटेंसी के दौरान चलाए जा रहे हैं उनमें कितनी मदद मिल सकती है, क्योंकि आधुनिक लेस इन कमांडोज को कई तरह की ट्रेनिंग्स दी गई हैं, और बताया ये भी जा रहा है कि इन्होंने कई मॉक ड्रिल्स भी की हैं, और ये कमांडोज कई जगहों पे जैसे उत्तरी कश्मीर, दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में इनको एक्टिव भी किया गया है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। वहीं कश्मीर के कुपवाड़ा मेलोसी पर गश्त लगाते हुए हिंदुस्तानी आर्मी का एक जवान खाई में फिसल जाने से शहीद हो गया। यह हादसा इतवार देर रात का है। जवान की जस्ते खाकी को खाई से निकाल लिया गया। शहीद जवान की शिनाख्त राजस्थान के 19 साल के नायक पीरा राम के तौर पर हुई है। शहीद के साथियों और रेजिमेंट के सीनियर ऑफिसर्स ने शहीद को खराज अकीदत पेश कर उन्हें उनके आबाई गांव रवाना किया। आज से यूटी जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज प्रोग्राम के दूसरे मरहले की शुरुआत हो गई। जिला इंतजामिया की टीम दूर दराज के इलाकों में पहुंची और कैंप लगाया। इस दौरान गांव के लोग अपनी परेशानियों के साथ जिला इंतजामिया के ऑफिसर्स तक पहुंच रहे हैं। नजारा पुंछ के हवेली तहसील का है, जहां बैक टू विलेज मुहिम के दूसरे मरहले के तहत ग्राम सभा का इनेकाद किया गया, जिसमें नोडल ऑफिसर मोहम्मद हुसैन की देखरेख में ऑफिसर्स ने गांव के लोगों की परेशानी सुनने के साथ ही उन्हें दर्ज कर लिया। ग्राम सभा में पंचायत भर से कसीर तादाद में आम लोगों और पंचों और सरपंचों ने हिस्सा लिया। लोगों ने बिजली, पानी, रोड, तालीमी और तिब्बी सहूलात की कमी का मामला जोर शोर से उठाया। अभी हमने बायोडाइवर्सिटी की कमेटी यहाँ ही कंस्टिट्यूट की है। वो जो पोर्टफोलियो जो करने थे वो भी सरपंच साहब के सामने यहाँ पे तमाम पंचों को वो दिया है। अभी तो उसके आगे की कार्रवाई अभी स्कूलों में जा रहा हूँ, आंगनबाड़ी सेंटर चेक करने हैं, हेल्थ सेंटर चेक करने हैं, ये सारे उसके लिए ठीक है। तो लोगों की किस तरीके का ताउन है? ये लोगों का यहाँ अच्छा सपोर्ट है, मिल रहा है। ग्रीवेंसेस हैं लेकिन उसके बावजूद लोग आए हैं और अपनी डिमांड जो है वो रख रहे हैं।
गांदरबल के 7 ब्लॉक और 39 पंचायतों में भी जिला इंतजामिया के ऑफिसर डेरा डालने पहुंचे। आज से शुरू हुए बैक टू विलेज प्रोग्राम के दूसरे मरहले के तहत ऑफिसर्स दूर दराज के इलाकों में पहुंचे और लोगों की परेशानियां सुनी। साथ ही ऑफिसर्स ने भरोसा दिलाया कि आने वाले वक्त में उनके मसाइल हल कर दिए जाएंगे। ये डिपार्टमेंटों की गलती है, गवर्नमेंट की गलती। इस प्रोग्राम से तो बड़े फायदे थे। ये तो प्रोग्राम जो है फायदा ही फायदा है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि डिपार्टमेंट इसको इग्नोर कर रहा है। आज ये दूसरी बार जो यहाँ पर बैक टू विलेज प्रोग्राम मुनक्कद हो रहा है। पहले तो हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, पिछला बैक टू विलेज प्रोग्राम में जो हमने डिमांड्स दी थी ग्राम सभाओं में, जो हमारे लोगों ने उनके सामने जो डिमांड्स दी थी, आज तक वो पूरी नहीं हुए। बांदीपुरा के 51 पंचायतों में लोगों के मसाइल सुनने के लिए जिला इंतजामिया की टीम पहुंची। सुबह होते ही इंतजामिया के ऑफिसर्स तय मकामात पर पहुंचे और गांव के लोगों से मुलाकात का सिलसिला शुरू किया। पंचायत के लोगों ने भी इस उम्मीद के साथ ऑफिसर्स के साथ मुलाकात की कि यूटी बनने के बाद मसाइल अब जल्दी हल होंगे। अगर इस तरह होता रहा तो हमारी जितनी भी परेशानी है वो ठीक हो जाएगी। इस पे ज़बरदस्त खुश हैं, क्योंकि जो हमारे लोग थे वो पहले डीसी ऑफिस में जाते थे, अब डीसी ऑफिस को नहीं जाना है, क्योंकि आप सीधे ये पंचायत में आते हैं। शोपियान के 98 पंचायत हलकों में इंतजामिया के ऑफिसर लोगों के पास पहुंचे। शोपियान के डीडीसी भी लोगों से मिले और लोगों को पेश आ रही परेशानियों को जाना। अलग अलग पंचायतों में पहुंचे ऑफिसर्स ने लोगों की परेशानियां जानी और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार जल्द से जल्द इन परेशानियों को दूर करेगी और लोगों को भी उम्मीद है कि अब उनके मसाइल हल हो जाएंगे। मैं खुद यहाँ शरीक होना चाह रहा था। यहाँ हमने आज 2 मेजर प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन भी की है, फाउंडेशन स्टोन ले किया है, और कुछ और जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे उनका भी जायज़ा लिया है। अभी थोड़े हम इंट्रैक्शन कर रहे थे पब्लिक के साथ। यहाँ की बेसिक प्रॉब्लम्स और डेवलपमेंटल इश्यूज़ दोनों का हमने अच्छा डिटेल डिस्कशन किया है। इसलिए एक उन्होंने प्रोग्राम में कि हम उसको बैक टू विलेज करेंगे, ताकि गाँव में जाकर गाँव के लोगों के साथ बात करके उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। अब ये दूसरा मरहला है। अब इसमें भी मतलब अभी तो हालात पता है, हालात ठीक नहीं रहे, हालात थोड़े नॉर्मल नहीं थे, काम कुछ लगभग कुछ नहीं हुआ। वहीं पट्टन के लोगों को शिकायत रही कि बैक टू विलेज प्रोजेक्ट के पहले मरहले में भी इंतजामिया के ऑफिसर्स ने उनके मसाइल सुने थे, लेकिन इसका हल नहीं हो सका। लोगों को शिकायत जरूर थी, लेकिन वो नाउमीद नहीं थे। शिकायत के बावजूद लोगों ने जिला इंतजामिया के ऑफिसर्स को अपनी परेशानियां दर्ज कराईं। कोई काम नहीं हुआ, जो हमने डिमांडें रखी वो तो आज तक नहीं हुई। आज तो फिर नए हुकूमत और नए गवर्नर साहब आए, तो आज तो फिर वापस आए ये। अगर इंशाल्लाह उम्मीद है वो हमारी मांगे पूरे करें। श्रीनगर जिले की पंचायतों में भी जिला इंतजामिया की टीम लोगों के मसाइल सुनने पहुंची, जहां लोगों ने अपनी परेशानियां ऑफिसर्स के साथ साझा की। बैक टू विलेज कार्यक्रम के पहले चरण की भारी सफलता के बाद अब सरकार ने बैक टू विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की है। 6 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में करीबन 4,500 पंचायती हलकों में 5,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी अपने दफ्तरों से निकलकर इन गांवों तक पहुंचेंगे।